हे गाइस, दिस इज एजे एंड यू आर वाचिंग सरकारी जॉब। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इन्वायरमेंट की क्रैश कोर्स की सीरीज करने जा रहे हैं। आप लोग हेडिंग डाल दीजिए इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट है क्या, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही बनती है। तो अगर इन्वायरमेंट की बात करें तो इन्वायरमेंट एक फ्रेंच भाषा के शब्द से लिया गया है। फ्रेंच भाषा का शब्द है इनवायरॉन, जिसका अर्थ क्या होता है अगर मीनिंग की बात करें, टू बी कवर्ड, यानी जो हमें ढके। वही क्या है, इन्वायरमेंट। तो इन्वायरॉन का अर्थ हुआ जो हमें ढके। यहां से क्वेश्चन क्या बनता है कि इन्वायरमेंट किस भाषा का शब्द है, तो फ्रेंच भाषा का शब्द है। शब्द कौन सा है, इन्वायरॉन है, जिसकी मीनिंग क्या है, जो हमें ढके, टू बी कवर्ड। अगर हिंदी में बात करें तो पर्यावरण कहा जाता है इन्वायरमेंट को, और पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि धन आवरण। परि मतलब चारों ओर, और आवरण मतलब कुछ भी जो हमें ढकता है, ढकने वाला। तो इन्वायरमेंट की परिभाषा क्या हो जाती है, वह सभी चीजें जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं, ढके हुए हैं, वही हमारा पर्यावरण है। क्या घेरे हुए हैं, यह है आपका अर्थ। तो अर्थ में जो भी चीजें पाई जाएंगी और जो हमको घेरे हुए हैं, वही इन्वायरमेंट कहलाएंगी। क्या पाई जाएंगी, तो दो चीजें पाई जाएंगी, बायोटिक और एबायोटिक, यानी जैविक और अजैविक। तो वर्ल्ड बैंक ने इसकी डेफिनेशन दी, WHO ने इसकी डेफिनेशन दी, और यही डेफिनेशन थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए पेपर में पूछा भी गया कि पर्यावरण आखिर है क्या। पर्यावरण क्या है, वे सभी भौतिक और जैविक चीजें जो हमें अपने चारों तरफ घेरे हुए होती हैं, वही हमारा पर्यावरण कहलाती है। तो ये डेफिनेशन याद रखिएगा। 3 ई है इन्वायरमेंट में, ट्रिपल ईज जिसको कहा जाता है। इन्हीं पर हमारा पूरा पर्यावरण बेस्ड है। पहला ई जो है वो है इन्वायरमेंट। ठीक है। दूसरा जो ई है वो है इकोलॉजी, इकोलॉजी। और तीसरा जो है वो है इकोसिस्टम। तीनों की परिभाषाएं थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होती हैं, एक जैसी दिखती हैं, इसलिए आपके पेपर में इन ट्रिपल ई से क्वेश्चन आता है। तो पहला चीज हमने बताया इन्वायरमेंट के बारे में, पर्यावरण के बारे में क्या हुआ कि वे सभी जैविक और अजैविक चीजें जो हमें घेरे हुए होती हैं, वही हमारा पर्यावरण कहलाती है। पर्यावरण एक तरीके से समग्र रूप है। क्या है, समग्र रूप है। समग्र मतलब होता है होल या कंप्लीट, यानी जो भी आपको दिखाई पड़ता है वही आपका इन्वायरमेंट है। चाहे वो जीवन हो उसमें, चाहे जीवन ना हो, चाहे आपका कल्चर हो, चाहे आपकी सोसाइटी हो, चाहे नदियां हो, चाहे पानी हो, जो भी आपको चारों तरफ से दिखाई पड़ता है वही आपका इन्वायरमेंट या फिर पर्यावरण है। इसी पर एक साइकोलॉजी में थिंकर हुए हैं रॉस, इन्होंने परिभाषा दी। रॉस ने कहा क्या, पर्यावरण वह बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। क्या कहा, पर्यावरण वह बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करे। वर्ड यहां पर बाह्य इंपॉर्टेंट, और क्या है, शक्ति है। कि पर्यावरण क्या है,
बाह्य शक्ति है। इन्वायरमेंट एक प्रकार से बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ये अंदर से नहीं आती, ये हमारे चारों ओर से मिलती है। बाहर जो आपको दिखाई पड़ता है वही बाहरी दुनिया ही आपका पर्यावरण है। आंतरिक पर्यावरण अलग होगा, बाहरी पर्यावरण अलग होगा। इसको हम अभी डिटेल में समझते हैं कि क्या है। बस यहां से आपको याद क्या रखना है कि रॉस ने क्या कहा, पर्यावरण वह बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करे। नोट कर लीजिएगा इसको। तो आपको इन्वायरमेंट के बारे में समझ में आ गया होगा। अब इन्वायरमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, आज इसको क्यों पढ़ाया जा रहा है, ये जानना आवश्यक है। तो आप देख रहे होंगे हमारा जो स्टडी पॉइंट है वो है अर्थ, यानी जहां हम रहते हैं उसके बारे में हमें अति आवश्यक हो जाता है जानना, क्योंकि हमें यही रहना है। और इसके बारे में अगर हम नहीं जानेंगे तो हम यहां पर सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए पर्यावरण का महत्व बढ़ जाता है। आप अगर देखेंगे 1960 से पहले, 1960 के पहले पर्यावरण अलग से कोई विषय नहीं था। ये एक सब्जेक्ट टॉपिक था भूगोल का। भूगोल आप पढ़ते थे, उसी में एक लास्ट चैप्टर हम लोग एनवायरनमेंट के रूप में पढ़ लेते थे। मगर इसकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक अलग से सब्जेक्ट बनाया गया। फिर उसके बाद इसमें पीजी करवाया गया, यूजी करवाया गया, और आज इस पर रिसर्च भी होती है। और अब जब एनवायरनमेंट के देखेंगे तो ये दोनों बैकग्राउंड में आता है। आर्ट्स में भी पूछा जाता है और साइंस में भी है। ठीक है, तो इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है। आप इससे नेट कर सकते हैं, इससे पीएचडी कर सकते हैं, और यहां तक कि आप इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हैं। ठीक है, तो इसकी इंपॉर्टेंस आपने समझी कि क्या है महत्व। और इसकी इंपॉर्टेंस को एनसीएफ नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क ने समझा, और क्लास 3 से ही इसको एज ए सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाने लगा। आप अगर क्लास 3 में उठाएंगे तो वहां पर एक किताब चलती है, अवर एनवायरनमेंट, हमारा पर्यावरण। और हमारे पर्यावरण में वहां पर अलग से कोई हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी ये सब नहीं पढ़ाया जाता है। एनवायरनमेंट के अंतर्गत ही उनको रखा जाता है। तो एनवायरनमेंट है क्या, एक तरीके से इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है, यानी सभी विषयों को जोड़ते हुए ये विषय बनाया गया है। आप अगर देखेंगे भूगोल में तो इंपॉर्टेंस इसकी भूगोल में भी है। इकोनॉमी में देखेंगे तो वहाँ धारणीय विकास के रूप में आप इकोनॉमी में पढ़ते हैं। पॉलिटी और हिस्ट्री, हर जगह पे इसकी इंपॉर्टेंस है। तो आपने इसको समझ लिया। इसके अगले टॉपिक पे चलते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है इसका, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट किससे मिलकर बना है, हेडिंग डाल दीजिए। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। हेडिंग डाल दीजिए, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण के घटक। पर्यावरण के घटक डाल दीजिए हेडिंग। क्या होता है घटक या फिर कंपोनेंट, समझेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण के घटक। इंपॉर्टेंट चीज है। कई बार पेपर में सीधे सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लेता है कि पर्यावरण के कितने घटक हैं। तो पर्यावरण जिन चीजों से मिलकर बना है वही उसके घटक होंगे। और घटक की बात करें तो यह 2 हैं। कितने हैं, 2 घटक होते हैं। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आता है कि पर्यावरण के कितने घटक हैं तो 2 घटक हैं। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। पर्यावरण में 2 घटक कौन कौन से बताए गए हैं। पहला बताया गया है बायोटिक, यानी जैविक घटक, और दूसरा घटक बताया गया है एबायोटिक, यानी अजैविक घटक। क्या है बायोटिक और क्या है एबायोटिक। जैविक मतलब जिनमें जीवन पाया जाए, और एबायोटिक मतलब जिनमें जीवन ना पाया जाए।
बच्चे कहेंगे कि कभी कभार 3 कंपोनेंट भी दे देता है, तो स्टडी पर्पस के लिए 3 कंपोनेंट में बांटा गया है, और वैसे कितने बांटा गया है? 2 भागों में। तीसरा कंपोनेंट क्या बांट दिया गया? ऊर्जा घटक, एनर्जी कंपोनेंट। क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस अधिक है, पूरा जो एनवायरनमेंट है वो ऊर्जा पर ही संचालित होता है, इसलिए अध्ययन के लिए इसको 3 भागों में बांट दिया गया, मगर है कितने? 2 ही। आप अगर ऊर्जा को देखें तो क्या ऊर्जा में जीवन होता है? नहीं होता है, इसलिए ऊर्जा कंपोनेंट एबायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत ही आता है। अब समझते हैं कि ये जो बायोटिक और एबायोटिक है इसको भी अलग अलग कैसे बांटा गया है, एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। सबसे पहले हम एबायोटिक के रूप में समझते हैं। एबायोटिक मतलब जिनमें जीवन ना हो। इसके एग्जाम्पल समझ लीजिए, और एग्जाम्पल ही पेपर में पूछे जाते हैं कि कौन कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहला हो जाता है हवा, पानी, तापमान, मृदा, पत्थर। क्वेश्चन आपके टेट सीटेट सुपर टेट में आया कि प्रस्तर किस प्रकार का पर्यावरण का घटक है? तो एबायोटिक, यानी जिनमें जीवन नहीं है। सिंपल सा पहचानने का तरीका है, जिनमें जीवन ना हो वही एबायोटिक है। एनर्जी क्या है? एबायोटिक है। ऊर्जा अगर घटक आ गया किस प्रकार का है तो एबायोटिक पे टिक करेंगे। ठीक है, अब हम इधर आते हैं जैविक वाले में। जैविक अर्थात जिनमें जीवन पाया जाए। तो जीवन किन में पाया जाएगा? इनको 3 भागों में बांटा गया। देखा गया कि 3 प्रकार के चीजें हैं जिनमें जीवन पाया जाता है। कौन कौन सी है? पहला अगर देखा जाए तो इसको बोलते हैं फ्लोरा। दूसरा देखा जाए तो फना, और तीसरा देखा जाए तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। ठीक है, तो 3 भागों में बांटा गया, फ्लोरा, फना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फ्लोरा मतलब जैसे आपको फनी वे में बताते हैं, फ्लोरा है क्या? फ्लावर जैसा लग रहा है, तो फ्लावर है क्या? प्लांट है। तो प्लांट किंगडम को ही फ्लोरा बोला जाता है। क्या बोलते हैं? प्लांट किंगडम। यानी वनस्पति जगत ही क्या है? फ्लोरा है, जिसमें जीवन पाया जाता है। तो इसमें जितने भी आपको प्लांट्स दिखते हैं, हरे पेड़ पौधे, हर्ब्स यानी झाड़ियां, सर्ब्स, ठीक है, यानी जड़ी बूटियां, जो भी आपको दिखाई पड़ता है वो सब क्या है? प्लांट किंगडम के अंतर्गत। ठीक है, प्लांट किंगडम के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, पहचानने का तरीका क्या है? जो जीवन पाया जाएगा उसमें प्रजनन होगा, श्वसन होगा, वृद्धि होगी। अगर ये सारी चीजें इसमें पाई जाती हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेटाबॉलिज्म। अगर इनमें मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो ये क्या है? सजीव की श्रेणी में आएंगे। तो आप पहचान सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? भोजन का निर्माण। हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं? भोजन का निर्माण करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पर। अब प्रकाश संश्लेषण को हम अगले टॉपिक में अभी देखते हैं कि क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण क्वेश्चन जरूर बनता है। ठीक है, फना, इसको समझते हैं कि फना क्या है। बताइए, मस्ती कौन करता है? हम ही लोग तो करते हैं। हम लोग कौन है? आदमी है। और आदमी क्या है? एनिमल है एक प्रकार का। तो एनिमल किंगडम क्या है? फना कहलाता है। एनिमल किंगडम क्या कहलाएगा? फना कहलाएगा। इसमें सभी जीव और जंतु आ जाते हैं। पक्षी, 4 पैर वाले जानवर, 2 पैर वाले जानवर, ये सभी किस में आएंगे? फना में आएंगे। तो ये क्या है? बायोटिक कंपोनेंट फ्लोरा और फना है। एक कंपोनेंट और रखा गया है जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, यानी सूक्ष्म जीवी कहते हैं। ये आपको नग्न आंखों से नहीं दिखाई पड़ते हैं, मगर आपके चारों तरफ पाए जाते हैं।
इसके एग्जाम्पल क्या है? बैक्टीरिया, वायरस, कवक, अमीबा, ये सारे आपके सूक्ष्म जीवी हैं। और यहां से बेहतरीन क्वेश्चन एक बनता है कि इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें अपघटक कहा जाता है। अपघटक कहा जाता है। ये क्या करते हैं? बायोटिक चीजों को एबायोटिक में बदलते हैं। क्या करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म बायोटिक को एबायोटिक में कन्वर्ट करते हैं। इसलिए इन्हें प्रकृति का जमादार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकृति का जमादार। और क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि प्रकृति का जमादार या सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? तो अपघटक को या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कहा जाता है? प्रकृति का जमादार। उधर देखते हैं, यहां पे आपका कंप्लीट हुआ कि बायोटिक कंपोनेंट क्या है? 3 चीजें आई, फ्लोरा, फना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फ्लोरा कौन होंगे? प्लांट किंगडम यानी हरे पेड़ पौधे, झाड़ियां, जड़ी बूटियां, ये सब क्या है? फ्लोरा में आएंगी। दूसरा फना, जीव जंतु आएंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको अपघटक भी कहा जाता है, प्रकृति का जमादार भी कहा जाता है, वो क्या आएंगे? सूक्ष्म जीवी आएंगे। बैक्टीरिया, वायरस, कवक, अमीबा, ये सब क्या है? सूक्ष्म जीवी हैं। ये बायोटिक कंपोनेंट को एबायोटिक कंपोनेंट में बदलने का काम करते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? यहां पर एनर्जी कंपोनेंट के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। क्वेश्चन आता है पृथ्वी पर मुख्य रूप से ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो पृथ्वी पर मुख्य ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। क्या है? सूर्य है। यहां पर जितनी भी ऊर्जा होती है उसका लगभग 80 to 90% हम कहां से प्राप्त करते हैं? सूर्य से प्राप्त करते हैं। तो थोड़ा वीडियो इंटरप्ट हुआ था, देखते हैं। मुख्य ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य है। लगभग 80 से 90% हम ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं? सूर्य से प्राप्त करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट जो स्रोत है वो है जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी, यहां से हम लगभग 20% ऊर्जा प्राप्त करते हैं, यानी भूगर्भिक ऊर्जा है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या आता है? ये जो सूर्य है इसका ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य की मुख्य ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन
प्रक्रिया है। नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में क्या होता है, छोटे छोटे परमाणु के नाभिक आपस में मिलते हैं और बड़ी ऊर्जा का स्रोत बनते हैं। यहां पर इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे एक अपने डिटेल लेक्चर में। यहाँ पर क्रैश कोर्स है तो हम उतने में ही सीमित रहेंगे। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें से कम 1 से 2 प्रश्न आपको पेपर में मिल जाएंगे, इस स्क्रीनशॉट से ले लीजिए। अगला हेडिंग डाल दीजिए पर्यावरण के प्रकार। हेडिंग डाल दीजिए टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण के प्रकार। टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण के प्रकार। अगर पर्यावरण के प्रकार की बात करें तो बहुत से प्रकार में इसको बांट दिया गया है, मगर जो मुख्य रूप से है वो 3 प्रकार का है। समझेंगे, आपके पीसीएस में कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्या क्या है पर्यावरण के 3 प्रकार, कौन कौन से हैं? पहला प्रकार है प्राकृतिक पर्यावरण, दूसरा है कृत्रिम पर्यावरण और तीसरा है सामाजिक व सांस्कृतिक पर्यावरण। सामाजिक और सांस्कृतिक इसलिए बताया जा रहा है वे कृत्रिम पर्यावरण के अंतर्गत ही, मगर क्योंकि पीसीएस में कई बार पूछा गया है क्या यह सामाजिक या सांस्कृतिक पर्यावरण का कोई प्रकार होता है, तो जी हाँ होता है। सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण क्या है देखते समझते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण यानी जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, प्रकृति द्वारा बनाया गया है। इसमें मनुष्य का कोई हस्तक्षेप नहीं है, मनुष्य का कोई हस्तक्षेप नहीं। इतना चीज जान लीजिए, वही क्या होता है, प्राकृतिक पर्यावरण होता है। ठीक है। दूसरा कृत्रिम पर्यावरण। कृत्रिम मतलब जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया हो, जो मनुष्य के द्वारा निर्मित है, वही क्या है आपका कृत्रिम पर्यावरण है। सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण क्या है, जो हमने अपने समाज को देखते हुए और उनके कल्चर के आधार पर बना लिया है, वही क्या है सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण है। और ये सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण एक प्रकार से कृत्रिम पर्यावरण के अंतर्गत आता है। समझ गए? तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला हेडिंग डाल दीजिए पर्यावरण का स्ट्रक्चर या संरचना, पर्यावरण की संरचना। पर्यावरण की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द एनवायरमेंट, पर्यावरण की संरचना। तो आप अगर कक्षा 7 की एनसीईआरटी उठाकर देखेंगे जिसका नाम है अवर एनवायरमेंट, और वो किताब पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक लाइन में आपके क्वेश्चन छुपे हुए हैं। यूपीएससी में तो वहीं से क्वेश्चन आते हैं आपके, और पीसीएस में भी बहुत सारे क्वेश्चन वहां से डायरेक्टली दे देते हैं, तो आप उसको पढ़िएगा आवश्यक। यहाँ पर क्या है कि पर्यावरण की संरचना, वहां पे बहुत अच्छा सुंदर डायग्राम बनाया गया है। 3 स्ट्रक्चर्स को मिला करके बनाया गया है। बना लीजिए आप। अगर आप पृथ्वी पर देखते हैं तो इस पृथ्वी पर 3 चीज मुख्य रूप से पाई जाती हैं। क्या है? पहला है लिथोस्फीयर, स्थल मंडल।
दूसरा है हाइड्रोस्फीयर, जलमंडल, और तीसरा है एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल। और ये तीनों मंडल जहां पर मिलते हैं, ये देखिए, इसी को बोला जाता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर यानी जैव मंडल, जहां पर सबसे अधिक जीवन संभव है वही है बायोस्फीयर। और बायोस्फीयर क्या है? जहां पर स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल आपस में मिलते हैं, उसे ही बायोस्फीयर या जैव मंडल कहा जाता है। अगर आप अपनी अर्थ को देखें, ये पृथ्वी है, तो अर्थ पे आपको कुछ उठे हुए भाग दिखाई पड़ते हैं और कुछ धसे हुए पार्ट। उठे हुए पार्ट जो आपके हैं वही स्थल मंडल है, जहां पर पेड़ पौधे, पहाड़, नदी ये सब दिखाई पड़ते हैं, वही क्या है? यह है स्थल मंडल। और जो धसे वाले पार्ट हैं वहां पर पानी भरा हुआ है, और इस पानी वाले भाग को क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर या जल मंडल। यही मुख्य रूप से आपके पृथ्वी पर दिखाई पड़ता है। तीसरा कंपोनेंट आपको दिखाई नहीं पड़ता है मगर हर जगह मौजूद है, और इसको स्टडी पर्पस के लिए हमने चारों तरफ मान लिया है पृथ्वी के फैला हुआ है, और इसी को क्या बोलते हैं? वायुमंडल। और ये तीनों कंपोनेंट जहां पर मिलते हैं वहीं पर बायोस्फीयर यानी जैव मंडल का निर्माण होता है। अब यहां से क्वेश्चन क्या बनता है? ये बनता है क्वेश्चन, लिथोस्फीयर क्या है, हाइड्रोस्फीयर क्या है, एटमॉस्फेयर क्या है और बायोस्फीयर क्या है। ये पूरा एक तरीके से आप भूगोल जब पढ़ते हैं तो पूरे बड़े बड़े चैप्टर हैं, पूरे स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल। बहुत ही कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें, बहुत सारे फैक्ट्स हैं, और इसको हम एक एक चैप्टर बना करके डिटेल में पढ़ते हैं। यहां पर इंपॉर्टेंट चीजें हम समझते हैं कि आखिर इन्वायरमेंट में अगर स्थल मंडल से आता है तो क्या आएगा, जल मंडल से आता है तो क्या आएगा, वायुमंडल से आएगा तो क्या आएगा, और स्थल जैव मंडल से क्या आएगा। तो आप हेडिंग डाल दीजिए स्थल मंडल। केवल इंपॉर्टेंट बातों पे हम ध्यान देंगे। स्थल मंडल। स्थल मंडल को अंग्रेजी में लिथोस्फीयर कहा जाता है, और इसके बारे में डिटेल में हम भूगोल में चर्चा करेंगे। पहला चीज यहां क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वी पर कितना स्थल मंडल है। तो पृथ्वी पर अगर ये आपकी अर्थ है तो अर्थ में दो ही चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है, पहला स्थल मंडल और दूसरा जल मंडल। इसलिए इसको बांट दिया गया है। अगर हम स्थल मंडल की बात करें यानी लिथोस्फीयर की, तो ये लगभग 1/3 भाग पर फैला हुआ है। यानी पहला पार्ट में क्वेश्चन आएगा कि पूरे पृथ्वी पर स्थल मंडल कितने भाग पर है, तो 1/3 भाग पर फैला है। दूसरा क्वेश्चन यहां से बनता है कि कितने प्रतिशत है। तो प्रतिशत की अगर बात करें तो लगभग 29% क्षेत्र को भूभाग या स्थल मंडल घेरे हुए। स्थल मंडल में क्या क्या आता है, तो अगर आप स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ता है। यहां पर जल मंडल है। जल यानी समुद्र तल से जैसे आप ऊपर उठेंगे ये भाग आपको दिखाई पड़ता है, जिसको बोलते हैं मैदानी क्षेत्र। जहां पर
मुख्य रूप से हम निवास करते हैं, घर बनाते हैं, यातायात के साधन निर्मित करते हैं और व्यापार करते हैं। सारी एक्टिविटीज ज्यादातर कहां पर होती हैं? मैदानी क्षेत्र में। और मैदानी क्षेत्र ही एक बहुत ही अच्छा जगह है जहां पर हम जीवन को बसाते हैं। दूसरा क्या है? पठारी क्षेत्र। ये थोड़ा भूभाग से ऊपर उठे हुए क्षेत्र हैं, लगभग 600 मीटर की ऊंचाई तक का आपको दिखने को मिलते हैं। यहां पर जीवन उतना अच्छा संभव नहीं हो पाता है और हम क्या करते हैं, यहां पर ज्यादातर ह्यूमन एक्टिविटीज कम होती है। फिर आप और देखेंगे तो ऊपर पर्वतीय क्षेत्र है। कौन से क्षेत्र है? पर्वतीय क्षेत्र। यहां जीवन एकदम संभव नहीं हो पाता है। कहीं कहीं आप देखेंगे कि लोग बस गए हैं, रह रहे हैं, मगर ज्यादातर जीवन संभव नहीं हो पाता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट स्थल मंडल से बनते हैं। बाकी का हम लोग डिटेल में जब चैप्टर पढ़ेंगे तब समझेंगे। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। अगला जो क्वेश्चन बनता है वो आता है हाइड्रोस्फीयर। हेडिंग डाल दीजिए हाइड्रोस्फीयर, यानी जल मंडल। जल मंडल की बात करें, जिसको हम हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं, ये पृथ्वी पर 2/3 भाग को घेरे हुए हैं। कितना भाग? 2/3 भाग को घेरे हुए हैं। दूसरा क्वेश्चन बनता है कितना परसेंट है? तो लगभग 71% भूभाग आपका जलमंडल के अंतर्गत आता है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन बनता है कि ये जो जलमंडल है कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांट दिया गया है जलमंडल। पहला सॉल्ट वाटर, यानी खारा पानी, और दूसरा बांटा गया है स्वीट वाटर या मीठा जल। ठीक है। अगर हम पूरे पृथ्वी के जल भाग को 100% मान लें तो 100% में लगभग 97% पानी खारा है, समुद्री जल है या कहीं महासागरों में पाया जाता है, जिसका प्रयोग हम सीधे तौर पर नहीं कर सकते। केवल 3% भाग ही आपका मीठा जल है, मगर ये 3% भी पूरी तरीके से यूज में नहीं है। इसमें से 2% भाग जो है, 3% में से 2% बर्फ छत्रक के रूप में पर्वतों पर, ग्लेशियर्स में रखा हुआ है और इसका यूज हम नहीं कर पाते। क्वेश्चन पूछा भी गया है कि मीठे जल का सबसे ज्यादा भाग कहां पर है? तो ग्लेशियर्स या फिर बर्फ छत्रक के पास है 2%, और इसका यूज हम नहीं कर पाते। केवल 1% जल है जो नदियों में, भूमिगत यहां पाया जाता है और इसका हम प्रयोग कर पाते हैं। तालाब, नदी, भूमिगत, तो ये सब 1% के अंतर्गत आता है और हम लोग इन्हीं का प्रयोग कर पाते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज था। स्लाइड इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हेडिंग डाल दीजिए एटमॉस्फेयर, और यहां से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। इस तरफ मैं बनाए देता हूं। हेडिंग डाल दीजिए वायुमंडल या एटमॉस्फेयर। अगर आप देखें ये अर्थ है, तो अर्थ के चारों तरफ अदृश्य कवर पाई जाती है जिसको वायुमंडल कहा जाता है। इसको आप देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। और स्टडी पर्पस के लिए इसको लेयर्स में बांट करके पढ़ा जाता है। कुल मिलाकर के 5 मुख्य रूप से परतें पाई जाती हैं आपकी पृथ्वी के ऊपर, जिनको हमने बांटा है। पहली परत का नाम है क्षोभ मंडल, जिसको बोलते हैं
स्फीयर। दूसरा मंडल है स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल। तीसरा है मीजोस्फीयर, मध्य मंडल। चौथा है थर्मोस्फीयर, तापमंडल। और पांचवा है एक्सोस्फीयर, बहिर्मंडल। समझ में आया कि ट्रोपो, स्ट्रेटो, मीजो, थर्मो और एक्सो में इन 5 लेयर्स में इसको बांटा गया है और हर एक लेयर से क्वेश्चन बनते हैं। पहला ट्रोपोस्फीयर है, यानी इसको बोलते हैं क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल से क्वेश्चन क्या आता है? पहला क्वेश्चन आता है कि क्षोभ मंडल का अन्य नाम क्या है? तो इसको परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? परिवर्तन मंडल। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां पर मौसम संबंधी सभी परिवर्तन देखने को मिलते हैं। मौसम परिवर्तन देखने को मिलता है। क्या होता है? जैसे आप बिजली का कड़कना, बारिश का होना, तूफान, बादलों का बनना, ये सारी चीजें आपको ट्रोपोस्फीयर में दिखाई पड़ती हैं, इसलिए इसको परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। क्वेश्चन सब पे बने हुए हैं कि ट्रोपोस्फीयर में क्या क्या होता है। दूसरा देखा जाए तो दूसरा है समताप मंडल, यानी स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल। पहला क्वेश्चन इसमें बनता है, कई बार पेपर में पूछा गया है कि प्लेन कहां पर उड़ते हैं। तो प्लेन कहां उड़ेंगे? जहां पर समताप हो, जहां पर मौसमी दशाएं खराब ना हो, वहीं पर उड़ेंगे, और वो है समताप मंडल। यहां पर हवाई जहाज, कृत्रिम गुब्बारे, जिनसे मौसम का परीक्षण किया जाता है, ये सब कहां उड़ते हैं? समताप मंडल में। दूसरा क्वेश्चन आता है यहां पे, समताप मंडल में कौन सी गैस पाई जाती है? तो ओजोन परत जो है यहीं पर पाई जाती है, ओजोन परत। अगर आप थोड़ा सा ऊपर जाएंगे क्षोभ मंडल के और बीच में समताप मंडल के, तो यहां पर आपको एक विशेष प्रकार की गैस की परत देखने को मिलती है, जिसको ओजोनोस्फीयर बोलते हैं, ओजोन परत। तो क्वेश्चन भी बना है कई बार कि ओजोन परत कहां देखने को मिलती है? तो वो है स्ट्रेटोस्फीयर में। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। तीसरा इधर हम मिटा देते हैं। तीसरा आता है मीजोस्फीयर, मीजोस्फीयर, यानी मध्य मंडल। मध्य मंडल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? यहां पर क्वेश्चन आता है कि जो तापमान है वो धीरे धीरे, यहां से देखेंगे आप, बढ़ेगा, फिर समताप हो जाएगा, फिर क्या हो जाता है? फिर बढ़ता है, फिर घटता है, ऐसे दिखाई पड़ता है। तो दूसरा क्वेश्चन यहां पर क्या बनता है? बनता है कि जो मिटियोर्स हैं, मिटियोर्स यानी जो आपके उल्कापिंड हैं, सूक्ष्म धात्विक ग्रह हैं, वो सब जो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में इंटर करती हैं, तो कहां पर आकर जल जाती हैं? तो मध्य मंडल में ही आके उल्का पिंड जल जाते हैं ज्यादातर।
कुछ उल्कापिंड नीचे पृथ्वी पर आ जाते हैं, ठीक है, मगर ज्यादातर उल्कापिंड जो हैं वो जलते कहां पर हैं, वो है मध्यमंडल में। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आया हुआ है। फिर आते हैं थर्मोस्फीयर यानी तापमंडल। थर्मोस्फीयर तापमंडल, यहां पर तापमान अधिक होता है और इस तापमंडल में आयन मंडल भी पाया जाता है। तो यहीं पर क्वेश्चन आता है कि आयन मंडल कहां दिखाई पड़ता है, तो तापमंडल में आयन मंडल। यहां पर गैसेस जो हैं वो अपने आयनों में बदल जाती हैं, प्लस आयन, ऋण आयन, इनमें बदल जाती हैं और इसके कारण यहां पर 2-3 लेयर्स बनती हैं, डी लेयर, ई लेयर, और इन लेयर्स के कारण ही कम्युनिकेशन, कौन सा कम्युनिकेशन, रेडियो कम्युनिकेशन संभव है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है कि हमारे यहां रेडियो कम्युनिकेशन किस कारण संभव होता है, तो तापमंडल में आयन मंडल, आयन मंडल में डी और ई लेयर के कारण ही यहां पर जो रेडियो तरंगे होती हैं वो यहां से जाती हैं कहां तक, तापमंडल में, और यहां से परावर्तित होकर पृथ्वी पर वापस आ जाती है। इस कारण से शॉर्ट वेव और लॉन्ग वेव रेडियो वेव कम्युनिकेशन संभव हो पाता है। तीसरा जो आखिरी परत है उसको बहिर्मंडल बोला जाता है, एक्सोस्फीयर। क्या है, एक्सोस्फीयर, बहिर्मंडल। जो बहिर्मंडल है यहां से तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, करीब करीब 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक का। और यहां पर क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि जो उपग्रह होते हैं, हम लोग उपग्रह भेजते हैं, वो कहां स्थापित होते हैं, तो उपग्रहों को ज्यादातर यहीं पर स्थापित किया जाता है। कई कई उपग्रह थर्मोस्फीयर में भी देखने को मिलते हैं, मगर ये उपग्रह के ऊपर निर्भर करता है कि वो लियो हैं कि जियो हैं। ठीक है, उपग्रह कई प्रकार के होते हैं, उनको हम डिटेल में बाद में समझेंगे। तो उपग्रह ज्यादातर कहां पर दिखाई पड़ते हैं, स्थापित किए जाते हैं बहिर्मंडल में। यहां दूसरा क्वेश्चन बनता है कि बहिर्मंडल में गैस कौन सी है, तो ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम गैस और इनके आयंस यहां पर मिलते हैं। तो ये था आपका अर्थ के चारों तरफ फैले वायुमंडल के बारे में। वायुमंडल का सबसे इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन जो बनता है, वायुमंडल क्या है, तो ये गैसों का मिश्रण है। क्या है, गैसों का मिश्रण है, मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो अगला टॉपिक बन जाता है कि कौन कौन सी गैसें हैं जिनका मिश्रण है, और यहां से क्वेश्चन भी बना हुआ है। तो इंपॉर्टेंट गैसें कौन सी हैं उनको देख लेते हैं एक बार, जो वायुमंडल में पाई जाती है। वायुमंडल की प्रमुख गैस, तो आप अगर देखेंगे वायुमंडल में सबसे ज्यादा 2 गैसें पाई जाती हैं। पहला है नाइट्रोजन, लगभग 78% भाग नाइट्रोजन गैस है यहां पर। दूसरी इंपॉर्टेंट गैस है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस पृथ्वी के वायुमंडल में लगभग 21% पाई जाती है, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो लगभग 99% गैसें जो हैं वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सबसे ज्यादा पाई जाने वाली वायुमंडल में गैस कौन सी है, तो वो है नाइट्रोजन, दूसरी ऑक्सीजन। अब अन्य गैसें हैं जो महत्वपूर्ण है। तीसरी गैस है ऑर्गन। यह एक अक्रिय गैस है जो पृथ्वी के वायुमंडल में 0.93% पाई जाती है। चौथी इंपॉर्टेंट गैस जो बार बार पूछी जाती है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी के वायुमंडल में
लगभग 0.034% है और कभी कभार ये आपको 0.04% तक का मिलती है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले इसका प्रतिशत 0.034% था और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद अभी जो स्टडी की गई है इनका परसेंटेज बढ़ गया है 0.04% हो गया है। तो ये इंपॉर्टेंट गैसेस हैं जो बहुत ज्यादा वायुमंडल में पाई जाती हैं। अन्य गैसेस भी हैं जैसे जलवाष्प, ये लगभग 0.00005% पाई जाती है, पूछा भी गया है कई बार। और गैसें हैं, हाइड्रोजन है, हीलियम है, बहुत सारी गैसेस हैं जो पाई जाती हैं आपको, मगर इतनी याद रखनी है कौन कौन सी 4 गैसें, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 या फिर 0.04%, आर्गन जो कि अक्रिय गैस है 0.93% पाई जाती है। अब यहां पर कुछ और क्वेश्चन बन जाते हैं, देख लेते हैं उनको भी। पहला क्वेश्चन बनता है नाइट्रोजन के ऊपर। नाइट्रोजन गैस को और क्या कहते हैं? तो इसे वृद्धिकारी गैस भी कहा जाता है। आप देखते हैं ह्यूमन बॉडी हो चाहे प्लांट बॉडी हो, वृद्धि के लिए नाइट्रोजन अति आवश्यक हो जाता है। जितना भी सिंथेसिस होता है प्रोटीन का वो नाइट्रोजन के कारण ही होता है। अगर नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी तो वृद्धि पॉसिबल नहीं है। इसलिए क्वेश्चन भी पूछा गया कि नाइट्रोजन गैस का मुख्य काम क्या है, तो वृद्धि कराना। पेड़ पौधे बौने रह जाते हैं या उनके अंदर पीलापन आ जाता है, किसकी कमी से? नाइट्रोजन की कमी से। तो क्या पेड़ पौधे नाइट्रोजन को डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से ले पाते हैं? ऑप्शन आपका आंसर होगा नहीं। पेड़ पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रिफिकेशन के कारण, जो पेड़ में आप देखे होंगे जो दलहनी फसलें होती हैं, दलहनी फसलें, इनकी जड़ों में नाइट्रोजन के नोड्यूल्स पाए जाते हैं। नोड्यूल्स मतलब क्या होता है? दाने। जड़ों में दाने पाए जाते हैं, गांठें होती हैं और उसमें राइबोजियम, बैक्टीरिया पाया जाता है। यह क्या करता है? एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को ग्रहण करता है, उसका नाइट्रिफिकेशन करता है और जो नाइट्रोजन है उसे नाइट्रेट में बदलता है। नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है और इस नाइट्रेट को पेड़ पौधे क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि पेड़ पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? नाइट्रेट के रूप में। नाइट्रेट के रूप में कौन बदलता है? राइबोजियम बैक्टीरियम बदलता है। कहां पाया जाता है? दलहनी फसलों के जड़ों की दानों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहां से ये क्वेश्चन बनता है। दूसरा ऑक्सीजन से बनता है। तो ऑक्सीजन को प्राणवायु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राणवायु। प्राणवायु, और ये ना हो तो यहां पर जीवन संभव नहीं हो पाएगा। हम ऑक्सीजन को ही लेकर के श्वसन करते हैं और ये प्राणवायु जो है वो जलने में सहायक है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो दहन की प्रक्रिया संभव ही नहीं हो पाएगी। ठीक है। तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड से क्वेश्चन बनता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एक प्रकार की ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस क्या होती हैं? ये गैसें ऐसी होती हैं जो पृथ्वी को चारों तरफ से ढके हुए हैं। ये पृथ्वी और ये क्या करती हैं? चारों तरफ से ढके रहती हैं, जिसके कारण ये कंबल का काम करती हैं। कौन? ग्रीन हाउस गैसेस क्या काम करती हैं? कंबल का काम करती हैं। और कंबल करता क्या है? टेम्परेचर को मेंटेन करता है। तो इस प्रकार से ये पृथ्वी पर तापमान को मेंटेन करके रखती हैं, टेम्परेचर मेंटेनेंस का काम करती है।
यही कारण है कि पृथ्वी न गर्मियों में अधिक गर्म हो पाती है और न ठंडक में अधिक ठंडी हो पाती है और जीवन संभव हो पाता है। तीसरा क्वेश्चन यहां से बनता है आर्गन। आर्गन क्या है? एक प्रकार की अक्रिय गैस है, नॉन रिएक्टिव गैस, और कितना है? 0.93%। एक क्वेश्चन और आता है यहां पे, एक गैस है रेडॉन। क्वेश्चन आया कि वायुमंडल में अगर रेडॉन गैस पाई जाती है तो इसका सूचक है, भूकंप का सूचक है, याद रखिएगा। और इसको जितने भी जीव जंतु हैं वो सूंघ लेते हैं, महसूस कर पाते हैं। इसलिए देखेंगे जहां पर भूकंप आने वाला होता है वहां पर सबसे पहले जीव जंतु भागने लगते हैं। किस कारण से? वहां पर एटमॉस्फेयर में फ्री रूप में रेडॉन गैस आ जाती है। वैसे ये फ्री नहीं पाती है। एक कहावत कही गई है, डॉन को पकड़ पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो यही है रेडॉन। कौन सा डॉन? रेडॉन। ठीक है, तो आज का लेक्चर इतना ही था। इंट्रोडक्शन था आपका इन्वायरमेंट का, पर्यावरण का, और जितना आज मैंने पढ़ाया कम से कम यहां से 2 क्वेश्चन, आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे आपके इस पीसीएस प्री में। अगला जो चैप्टर होगा, अगला जो लेक्चर होगा हमारा इन्वायरमेंट के बेसिक्स के बारे में होगा, जिसमें हम डबल ईज को पढ़ेंगे, यानी इकोलॉजी और इकोसिस्टम के बारे में जानेंगे, निशे के बारे में जानेंगे, इकोटोन के बारे में जानेंगे, और बहुत सारे चीजें हैं जिनके बारे में हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ये पूरा क्रैश कोर्स है। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेहतरीन लेक्चर पाएं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।